अच्छा जी, the paper is November 16, paper 1 variant 2. Question number 1, each factor of production. जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वर्ड देखो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. तो ये आपके चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि हमेशा आपको याद होने चाहिए. अर्न्स एंड इनकम. इनकम बोले तो पेमेंट, जो पेमेंट होती है ना नॉर्मल हमारी लेबर की वेजेस होती हैं, लैंड की रेंट होती है वगैरह वगैरह. व्हाट करेक्टली आइडेंटिफाइज द इनकम फॉर लेबर एंड कैपिटल. तो अगर मैं आपसे लेबर की बात करूं तो लेबर की क्या होती है? वेजेस. कैपिटल की क्या होती है? इंटरेस्ट. तो लेबर की वेजेस, कैपिटल की इंटरेस्ट. तो अगेन वही बेसिक चीज. तो ये लेबर की मेरी वेजेस आ गई, कैपिटल का मेरा इंटरेस्ट आ गया. तो डी इज द परफेक्ट आंसर. सही है, डी मेरा जो है यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो गया. जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट किसका होता है? वो एंटरप्राइज का रिवॉर्ड होता है. सही है, सिंपल सवाल. तो 1 का हमारा आंसर हो गया डी. अच्छा जी, तो 1 का आंसर डी हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन. अगेन वही चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन की जहाँ तक बात है तो सबसे पहला सवाल क्या है? द रनिंग कॉस्ट ऑफ द पावर स्टेशन. अब देखो ये जो रनिंग कॉस्ट ऑफ पावर स्टेशन है ना, ये क्या है? ये एक सिंपल प्राइवेट कॉस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. ये मैंने कोई चीज फॉरगो नहीं करी है, ये बेसिकली मेरी एक सिंपल कॉस्ट है जो कि भाई रनिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो बेसिक होती है. अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन. अब देखो ये सिंपल, या तो मैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन रख सकता हूँ या तो मैं कोल फायर्ड पावर स्टेशन रख सकता हूँ. इसका मतलब है ये जो है ये मेरा डिसीजन फॉरगॉन है. या तो मैं ये वाला स्टेशन खोल सकता था या तो मैं दूसरा वाला स्टेशन खोल सकता था. तो ये मेरा डिसीजन फॉरगॉन है, तो ये मेरा आंसर होगा बी. द करंट वैल्यू ऑफ द पावर स्टेशन. अगेन ये चीज, इट इज अ प्राइवेट बेनिफिट कि भाई मेरी वैल्यू क्या है, मैं कितने का बेचूंगा, मेरी जेब में पैसा कितना आएगा. द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द पावर स्टेशन. बिल्डिंग द पावर स्टेशन की जहां तक बात है तो ये क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट. तो ये हमारी प्राइवेट कॉस्ट हो गई. तो 2 का मेरा आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर मेज एंड कॉटन. बैड वेदर कॉजेज अ पुअर हार्वेस्ट फॉर बोथ क्रॉप्स. भाई पुअर हार्वेस्ट का मतलब ये है कि पहले के मुकाबले में दोनों क्रॉप्स के आउटपुट जो है वो क्या हो जाने चाहिए? कम हो जाने चाहिए. विच मूवमेंट कुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस चेंज. अच्छा, एक एक करके सारे चेंज देख लेते हैं. अगर मैं जाता हूं P2R, अगर मैं जाता हूं P2R, तो P2R में क्या हो रहा है? करंटली मेरा P ये है और R मेरा ये होगा. तो आप नोटिस करो मेज की जो है वो आउटपुट गिर रहा है और कॉटन का आउटपुट बढ़ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर जो है मेरा कॉटन का आउटपुट बढ़ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसने मुझे सवाल में बोला है कि दोनों क्रॉप्स का जो है वो आउटपुट गिरना चाहिए. दूसरा देख लेते हैं, Q2R, सॉरी Q2R. अगर मैं आपसे Q2R की बात करता हूं तो Q2R में आप नोटिस करो क्या हो रहा है? Q जो है वो मेरा यहाँ पर है और ये मेरा आ गया R. तो आप साफ साफ नोटिस कर लो मेरा मेज भी गिर रहा है और मेरा कॉटन भी गिर रहा है. सही है, तो दोनों क्रॉप्स की जो है वो आउटपुट मेरा गिर रहा है, तो मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर परफेक्टली मीट हो रहा है. सही है, और भी देख लेते हैं. S2Q में क्या हो रहा है? S2Q में नोटिस कर लेते हैं. भाई मेरा S जो है वो ये रहा और अगर मैं Q पे आऊंगा तो आप नोटिस करो क्या हो रहा है? मेरा मेज का जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है और कॉटन का गिर रहा है. तो अगेन वही चीज, एक क्रॉप का जो है वो आउटपुट बढ़ रहा है, दूसरे का गिर रहा है. तो अगेन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. तो वही थोड़ा खुआरी वाला ये MCQ है. S2R में अगर आप नोटिस करोगे तो सिंपल मुझे देख के पता चल रहा है कि मेज का आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है. मेज का आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पर बी होगा जो कि एक परफेक्ट आंसर है और बहुत आसान सवाल था ये. तो ये सिंपल सवाल है, खाली आपको PVC की चीजें देखनी है. अच्छा, ये वाला सवाल देख लेते हैं. द मार्केट फॉर अ गुड वॉज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. एक्स मैन आपको दिमाग में रखना है अपने. सही है. अ चेंज अकर्ड विच रिजल्टेड इन अ न्यू इक्विलिब्रियम विद अ हायर प्राइस फॉर द गुड एंड अ लोअर क्वांटिटी ट्रेडेड. अच्छा सिंपल. अब हमेशा ना ये एक ही तरीके से करा करो. जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक्समैन, डिमांड सप्लाई एक साथ. दूसरी चीज, अगर एक गुड की जो है वो प्राइस पहले के मुकाबले में बढ़ रही है तो वो प्राइस बढ़ने की वजह क्या होती है? शॉर्टेज. और शॉर्टेज को जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 ही रीजन है. सबसे पहला शॉर्टेज क्या है? या तो मेरी सप्लाई एकदम से गिर जाए या तो मेरी डिमांड एकदम से बढ़ जाए. इन दोनों केसेस में मेरी प्राइस तो लाजमी तौर पे बढ़ेगी. इन दोनों केसेस में मेरी प्राइस तो लाजमी तौर पे बढ़ेगी, पर इस वाले केस में मेरी क्वांटिटी कम होगी, इस वाले केस में मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी. अब आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मैं आपको ग्राफिकली ये चीज बना के दिखाऊं. लेट से मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ.
लेट से मैं आपको कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरा इनिशियली एक एक्समैन बना हुआ है, सही है, सही है। तो ये मेरी आ गई प्राइस, ये मेरी, मैं थोड़ा रफ ग्राफ बना रहा हूँ, ये मेरी आ गई सप्लाई, ये मेरा आ गया डिमांड, और ये मेरा आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, सही है। तो ये मेरी प्राइस आ गई, ये मेरी क्वांटिटी आ गई। अगर जो है मैं यहाँ पर सप्लाई को पीछे की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, मेरी प्राइस तो बढ़ेगी क्योंकि शॉर्टेज है, लाजमी तौर पर बढ़ेगी, पर आप नोटिस करो पहले के मुकाबले में जो है वो मेरी क्वांटिटी गिर रही है। तो प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी गिर रही है। इसने मुझसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि भाई ऐसा कौन सा मेरी प्राइस राइज का केस है जिसमें मेरी प्राइस बढ़े और क्वांटिटी गिरे। तो ये सिर्फ कौन से केस में होता है, व्हेन द सप्लाई कर्व मूव्ड टू लेफ्ट। तो सी यहाँ पर मेरा परफेक्ट आंसर है। अगर आप बात करते हो पहले वाले ऑप्शन की, डिमांड मेरा लेफ्ट पे जा रहा है तो इससे तो मेरी प्राइस गिरेगी। दूसरा सवाल, डिमांड मेरा राइट पे जा रहा है, प्राइस तो यहाँ पर बढ़ जाएगी पर आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। सवाल में मुझसे बोला हुआ है लोअर क्वांटिटी रेट। एंड लास्ट ऑप्शन, द सप्लाई कर्व मूव टू द राइट, इससे तो आपकी प्राइस गिर जाएगी, सही है। तो ये बेसिक एक्समेन का सवाल था जो कि आपको ग्राफ बना के करना है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, सही है। अगेन सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड, तो रिलेशनशिप क्या शो करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। और क्या रिलेशनशिप शो करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप शो करता है। तो ये बेसिक जो है हमसे किसकी बात कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है। ये तो बड़ा वाहियात सवाल है, सही है। तो आप क्या करोगे, सिंपल जो है वो यहाँ पर एक डिमांड कर्व बना के देख लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप लेबलिंग भी आपको याद है तो काफ़ी है। क्या लेबलिंग होती है, ये मेरा प्राइस होता है, ये मेरा डिमांड कर्व होता है, और यहाँ पर मैं क्या लिखता था, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर मैं लिखता था क्वांटिटी डिमांडेड। ये मेरी ऑरिजिनल प्राइस, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी पॉइंट ए। अगर मैं एक गुड की प्राइस को गिरा देता हूँ तो वही मेरी क्वांटिटी जो बढ़ जाती है, सही है। तो अगेन सिंपल लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप मुझे शो कर रहा है, ये और कुछ भी नहीं है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है इससे मेरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होता है, इससे भी मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, और ये मेरा सप्लाई का फैक्टर है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो डी जो है आपका परफेक्ट आंसर। अब तक बहुत बेसिक सवाल है इस पेपर में। अ गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज द प्रोडक्शन ऑफ पाइनएप्पल्स, सब्सिडाइजेज, सब्सिडी, ग्रांट और अ कैश पेमेंट, अगर आपको अच्छे से याद हो, अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट। दिस इज लाइकली टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पाइनएप्पल्स, बिल्कुल गलत। सब्सिडी आप दोगे, अगर आप सब्सिडी दोगे तो पहले के मुकाबले में सप्लाई बढ़ेगी जिसकी वजह से आपकी प्राइस गिरनी चाहिए। रेज द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग द पाइनएप्पल्स, सब्सिडी का मकसद ही ये होता है कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गिरे, क्योंकि जब तक इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं गिरेगी ये अपनी सप्लाई को थोड़ी बढ़ाएगा, और सप्लाई बढ़ने से फिर प्राइस गिरती है। रेज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, नो इट इज नॉट अ टैक्स, इट इज नॉट अ टैक्स, तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉज द सप्लाई ऑफ पाइनएप्पल टू इंक्रीज एट एवरी प्राइस, सॉरी क्या बोला, कॉज द पाइनएप्पल, कॉज द सप्लाई ऑफ पाइनएप्पल टू इंक्रीज एट एवरी प्राइस, यस यस। बेसिक क्या बोल रहा है सवाल में, कह रहा है कि सप्लाई बढ़ेगी जिसकी वजह से प्राइसेस गिरेंगी, एंड अगेन पूरा मैकेनिज्म चलेगा, सही है। तो इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या, अगर आपको ये भी याद होना चाहिए, जब भी वर्ड लिखा हुआ हो इंक्रीज इन सप्लाई एट एवरी प्राइस, इसका मतलब ये है कि आपका सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, सही है। सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट, अगेन वही चीज, एक्सटर्नल कॉस्ट एक बहुत बेसिक सी चीज है, इट इज अ थर्ड पार्टी कॉस्ट। और एक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि कॉस्ट का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नेगेटिव है, सही है, नेगेटिव चीज है। अच्छा, पहला ऑप्शन एन इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट, ये तो भाई मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब है कि मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को, इसका एक्सटर्नल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल कंपनीज हैव बोरोड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, इट इज अ सिंपल डेट, सही है। तो डेट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर लेस देन सोशल कॉस्ट, ये थोड़ी टेक्निकल है, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। लेट से मैं आपको कहता हूँ मेरी प्राइवेट कॉस्ट इतनी है और एक्सटर्नल कॉस्ट इतनी है, तो जब मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड करूंगा तो मेरी सोशल कॉस्ट भी इतनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। प्राइवेट कॉस्ट इतनी कम है, एक्सटर्नल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो दोनों को ओवरऑल ऐड करके मेरी सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ, मेरी सोशल कॉस्ट इज एक्सीडिंग प्राइवेट कॉस्ट, इसका मतलब यही है ना, प्राइवेट कॉस्ट आर लेस देन सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है, सोशल कॉस्ट इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट अगर प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा है तो कौन सी अमाउंट से ज़्यादा है, सिंपल सा सवाल है, जवाब दे दो उसको जब तक मैं पानी पी लूं। सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है, किस अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, बहुत बेसिक है, सामने है आपके। तो भाई ये जवाब नहीं आता, हाँ एक्सटर्नल कॉस्ट से एक्सीड कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। सोशल कॉस्ट मेरा प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा है,
ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल कॉस्ट के अमाउंट से ज़्यादा होगा, बेसिक सी चीज़ है। सिंपल, एक्सटर्नल कॉस्ट का पूछा था, सी आंसर हो गया। प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर मोर देन द सोशल बेनिफिट, ये तो इररिलेवेंट चीज़ है भाई बिल्कुल। तो सी मेरा परफेक्ट आंसर है यहाँ पर, बहुत आसान एमसीक्यू था ये। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट माइट बी अ डिसएडवांटेज टू अ ट्रेड यूनियन व्हेन आर्ग्यूइंग फॉर एन इंक्रीज इन मेंबर्स पे। अच्छा, ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग कर रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर को क्या करेगी, तोड़ेगी, कम करेगी। एन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ अ चीपर सिमिलर प्रोडक्ट, अगर एक चीपर सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो इससे मेरी ट्रेड यूनियन बहस ही नहीं कर पाएगी, इससे तो आपकी बार्गेनिंग पावर गिरेगी, क्योंकि फर्म्स के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर फर्म्स के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसको अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो अपने वर्कर की वेजेस कभी भी नहीं बढ़ाएगा। सही है। द क्लोजर ऑफ अ लोकल ट्रेनिंग कॉलेज रिजल्टिंग इन फ्यूअर पोटेंशियल वर्कर्स, अगर मार्केट में पोटेंशियल वर्कर्स कम हैं तो इससे तो बार्गेनिंग पावर पहले के मुकाबले में स्ट्रांग होगी, क्योंकि मार्केट में कम वर्कर अवेलेबल है। द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एंड प्रॉफिटेबल ब्रांड ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, अगेन एक कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट आया है जो कि प्रॉफिटेबल है, अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो ट्रेड यूनियन बोलेगी भाई हमारे वर्कर की वेजेस भी तो बढ़ाओ। सही है। तो अगेन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे भी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि वर्कर हमारा वो बोलेगा ट्रेड यूनियन कि हमारा वर्कर प्रोडक्टिव है, न्यू टेक्निक्स हैं, तो पैसे तो ज़्यादा दो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो लोग बोलेंगे भाई हमारे वर्कर की आपको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। तो ए मेरा परफेक्ट आंसर है, क्योंकि इससे बोला था डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब बार्गेनिंग पावर कम हो रही है, तो ए आपका परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शोज द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अच्छा, अब ये एक बहुत कॉमन मसला है जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इनकम इज इन टर्म्स ऑफ कैश, जो आप पैसा कमा रहे हो, सैलरी हो गई वगैरह वगैरह। सही है। अच्छा, दूसरी चीज इनकम जो है वो बेसिकली देखो, करेक्ट एग्जांपल चीज से हमने बात करी है। इनकम एंड वेल्थ इस तरह हम नहीं बोलते भाई वेल्दी बंदा है बहुत, वेल्दी का मतलब ये होता है कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज है, वेल्दी का मतलब ये होता है उसकी नेटवर्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टीज हो गई, कितने किसने कंपनी के वो शेयर्स खरीदे हुए वगैरह वगैरह। इनकम की जहाँ तक बात है, इनकम में नॉर्मली सिर्फ वेजेस आती हैं हमारी, क्या आती हैं, वेजेस, जो हम थ्रू आउट द टाइम कमा रहे होते हैं। सही है। तो इनकम की हमारी परफेक्ट एग्जांपल है वेजेस, और वेल्थ की हमारी परफेक्ट एग्जांपल है हाउस, क्योंकि हाउस हमारा किस में आ जाता है, प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो हमारा परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी हो गया, व्हाट शोज द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो हमेशा ये याद रखना, ये फर्क पता होना चाहिए। Nazimuddin works in a local office as a secretary 3 days a week. She lives with her parents in a small apartment. सही है। अच्छा, नजमीन उद्दीन लिखा हुआ। सही है। Mir Ali owns a successful fitness center that employs about 20 people. He owns a large house. Which is most likely to be correct? अच्छा, Nazmeen spends a smaller proportion of her income than Mir. हमें नहीं पता, कुछ information नहीं दी हुई। Nazmeen saves most of her income. हमें नहीं पता, information नहीं दी हुई। Nazmeen would find it easier than me to borrow money. हाँ भाई, क्या नजमीन को पैसा बोरो करना आसान होगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि नजमीन जो है एक स्मॉल अपार्टमेंट में रह रही है, एक सेक्रेटरी है, लोकल ऑफिस में काम कर रही है। अगर वो बैंक के पास लोन लेने जाएगी तो बैंक उसको बोलेगी कि भाई आप सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हमें क्या पता आप लोन दोगे, वापस पैसे वापस दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पार्ट होता है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज होता क्या है कि भाई कंपनी बड़ी हो जाती है, कंपनी की जो है वो वर्थ बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बैंक को पता है कि अगर ये कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई तो इन दी एंड अपन इससे पैसे निकलवा लेंगे, इसकी प्रॉपर्टियां वगैरह बेच कर। सही है। तो नजमीन कहाँ से पैसा देगी? सही है। तो नजमीन वुड फाइंड इट हार्डर टू बोरो, क्योंकि बैंक इस पर आसानी से भरोसा हमारा जो है वो क्या नहीं करेगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नजमीन हैज अ लोअर डिस्पोजेबल इनकम देन मीर। यस, दिस इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भाई नजमीन की जो है वो इनकम उससे कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले के मुकाबले में जो साथ में अगर टैक्स पेमेंट्स वगैरह देगी तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। सही है। और मीर का जो है एक बड़ा बिजनेस है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, क्योंकि अभी भी अगेन मैं कहता हूँ कि ये सवाल थोड़ा वो है क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, बट डी इज द मोस्ट लाइकली आंसर। सही है। द टेबल शोज हाउ हाउस होल्ड स्पेंडिंग चेंजेस विद इनकम। व्हाट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम शोन एट विच सेविंग्स आर पॉजिटिव। अच्छा, तो सेविंग क्या होती थी आपको अच्छे से याद है भाई, इनकम इज इक्वल टू स्पेंड प्लस सेव। तो मुझे स्पेंडिंग दी हुई है, इनकम में से अगर मैं अपनी स्पेंडिंग को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी सेविंग।
तो एक एक करके सेविंग निकाल लेते हैं। ये मेरी आ गई -50, ये मेरी आ गई -75, ये मेरी आ गई -50, दिस इज 0, 200, ये हो जाएगा +225 और ये हो जाएगा +225। सही है। अच्छा, तो फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम किधर है जिधर मेरी सेविंग पॉजिटिव है? ये वाली, ये मेरी पहली इनकम है जिसमें मेरी सेविंग पॉजिटिव है। तो 5200 का करेक्ट आंसर। सही, 5200 करेक्ट आंसर है जिसमें मेरी सेविंग पहली बार पॉजिटिव हुई है। सही, तो 11 का डी होगा। A survey of managers in the USA revealed that most businessmen feel that a company's responsibility is to serve the interest of owners, employees, customers, and the public. Basic. ये तो एक बेसिक नॉलेज है। सही है। द आइडिया ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अभी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है क्या। भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है किसी तरह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का पॉजिटिव डिफरेंस शुड बी हाईएस्ट। ये एम हमेशा प्राइवेट सेक्टर का होता है, ये एक ओनर का एम होता है या एक एंटरप्राइज का एम होता है। In contrast, implies that a company's main responsibility should be to the, भाई कंपनी चलाने वाला कौन होता है? सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की किस में हाथ में? ना कस्टमर के हाथ में, ना एम्प्लॉइज के हाथ में, ना पब्लिक के हाथ में। सिर्फ ओनर धंधा चलाता है। असल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे आप जितनी भी बड़े लेवल के मैनेजर ले आओ, इन दी एंड सारी जिम्मेदारी इस बंदे पे होती है। सिंपल सी बात है। सही, तो 12 का मेरा आंसर हो जाएगा सी। Some agriculture cooperatives have changed from labor intensive to capital intensive। इसका मतलब कि अपन जो है वो पहले के मुकाबले में जो है वो मशीन्स को बढ़ा रहे हैं एंड जो है हम लेबर को कम कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव पे जा रहा हूँ। What might be a cause of this change? Cause पूछा है, cause। ये बच्चे cause और effect में कंफ्यूज हो जाते हैं। Average productivity of agriculture worker has increased. This is an effect। ये कैपिटल इंटेंसिव जाने का अफेक्ट है, क्योंकि आप अगर वर्कर के हाथ में अच्छी मशीनरी दोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी पहले के मुकाबले में बढ़ेगी। दिस इज एन अफेक्ट। फार्मिंग इक्विपमेंट हैज बिकम मोर एफिशिएंट। यस, अगर फार्मिंग का इक्विपमेंट जो है वो अब अच्छा हो गया है, अच्छी टेक्नोलॉजी का आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे? लेबर को साइड पे करेंगे और इस इक्विपमेंट को आगे लेके आ जाएंगे। तो हम ये मशीन को खरीद लेंगे। पीपल आर ईटिंग लेस फूड। अगर लोग फूड ही कम खा रहे हैं तो ये प्रोडक्शन तो मैं उल्टा कम कर दूंगा। सम एग्रीकल्चर लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर हाउसिंग। अगेन, इससे तो मुझे अपनी प्रोडक्शन कम करनी चाहिए, ये कोई रीजन नहीं है। दिस इज नॉट अ रीजन ऑफ अ स्विच टू कैपिटल इंटेंसिव। सही है, दिस इज नॉट अ रीजन। तो बी एक परफेक्ट रीजन है जो कि मैं बोलूंगा कॉज है। ऑप्शन ए इज एन अफेक्ट। सही है, ऑप्शन ए इज एन अफेक्ट। 14, a firm has fixed cost of $200 for its daily output. The table shows its daily total variable cost। सही है। चलिए रिपीट। भाई सवाल में बोला था लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव जा रहे हैं, इसका मतलब कि लेबर को मैं कम कर रहा हूँ। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मशीन ज़्यादा यूज होती हैं। मैं लेबर से कैपिटल पे स्विच मार रहा हूँ, तो लेबर कम करूंगा, कैपिटल बढ़ा दूंगा। इसका ये मुझसे पूछ रहा है कॉज क्या होता है। इसका कॉज यही होता है कि कैपिटल जो है वो एफिशिएंट हो गया है, कैपिटल की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो मैं कैपिटल बढ़ा दूंगा, लेबर को घटा दूंगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर हैव इंक्रीज्ड। दिस इज नॉट अ कॉज, दिस इज एन अफेक्ट। जब आप कैपिटल इंटेंसिव पे आते हो और हैवी मशीनरी लेके आते हो और आप वर्कर के हाथ में मशीनरी देते हो, तो वो जो है और बेहतर काम करता है और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दिस इज एन अफेक्ट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, नॉट अ कॉज। सही है। A firm has a fixed cost of $200 for its daily output. The table shows। सही है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है मुझे। अच्छा, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और मुझे फिक्स कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो? टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या करूंगा? फिक्स कॉस्ट क्या है? $200। तो $300 में अगर मैं $200 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मैंने यहाँ पर क्या करा? इस 300 के अंदर 200 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। इसी तरह सब में 200 ऐड करते जाओ। ये आपका 600 हो जाएगा, ये आपका 900 हो जाएगा और ये आपका 1000 हो जाएगा। मैंने सब में 200 ऐड कर दिया, मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। फिर क्या पूछा हुआ है? व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट। भाई एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज टोटल कॉस्ट इज सिंपली द पर यूनिट कॉस्ट। सही है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज सिंपली द पर यूनिट कॉस्ट, जो कि होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अच्छा भाई, अगर मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो किस तरह निकालूंगा? अगर मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करूंगा? इस $500 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 500। इस $600 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 300।
इस 900 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास वापस क्या आ जाएगा 300, और इस 1000 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 250। तो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो लोवेस्ट कहाँ पर है, वो लोवेस्ट है यहाँ पर। तो ये इस पॉइंट पे लोवेस्ट है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज द लोवेस्ट एट 4 यूनिट्स। सही है, इट इज द लोवेस्ट एट आउटपुट ऑफ 4 यूनिट्स। बेसिक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15, द टेबल शोज द ग्रोथ रेट ऑफ, अच्छा ये मेरे ख्याल में वो ये सवाल हटा दिया है, दिस क्वेश्चन इज रिमूव्ड। सही है, मुझे याद आ गया एकदम से, मैंने पहले पेपर कराया भाई ये। अच्छा ये सवाल रिमूव्ड है, अगर आपको कंफर्म करना है तो मार्किंग स्कीम इसकी देख लेना। सही है, क्योंकि इस सवाल में गड़बड़ है एक, अब जिसको गड़बड़ समझनी है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा, अभी मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा इसको। सही है, क्वेश्चन नंबर 16, अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेल द मोनोपोली सप्लाई ऑफ गैस टू हाउसहोल्ड्स टू अ प्राइवेट फर्म। ये क्या हो रहा है, इस चीज़ का एक नाम होता है, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेल अ मोनोपोली, सेल द मोनोपोली सप्लाई ऑफ गैस। तो मैं जो है वो धंधे को पब्लिक सेक्टर से किसको दे रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर। इसका एक नाम होता था, क्या नाम होता है, इसका नाम होता है प्राइवेटाइजेशन, जो बेसिक आप बिजनेस स्टडीज से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, जब पब्लिक ओन्ड चीजें प्राइवेट ओन्ड के हाथ में आ जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन ही हुई है। हाउ कुड द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हाउसहोल्ड आफ्टर सेलिंग अ लार्ज कंपनी टू अ प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियसली बात है, मोनोपोली सप्लाई ऑफ गैस है, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है तो एक्सप्लॉइट करेगा कंज्यूमर को। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक्सप्लॉइटेशन को किसी तरह रोकना है। तो किस तरह रोकेगी, बाय एक्सक्लूडिंग ऑल कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अगर आप फॉरेन कंपनीज से सारा कंपटीशन ही खत्म कर दोगे तो ये साली मोनोपोली तो और बढ़ती जाएगी, ये तो मोनोपोली बन जाएगी, ये तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। बाय इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन एक्सेसिव प्रॉफिट्स, यस, अगर आप इनके प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाओगे तो ये जो हैं हमारे कंज्यूमर्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपनी प्राइजेस को जो है वो क्या रखेंगे, कम रखेंगे। क्योंकि अगर इनको एक्सेसिव प्रॉफिट होगा तो एक्सेसिव प्रॉफिट कैसे होगा, प्राइजेस को बढ़ा के होगा। प्राइजेस बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा जिसपे बहुत ज़्यादा टैक्स आ जाएगा, तो ये अपनी प्राइजेस को कम रखेगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कोटा सिस्टम फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गैस, अगेन आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप बाहर से जो है वो कंपटीशन कम कर रहे हो। कोटा का मतलब आप फिजिकल लिमिट लगा रहे हो। बाय रिमूविंग प्राइस कंट्रोल्स, भाई अगर आप प्राइस कंट्रोल को रिमूव कर दोगे तो पहले के मुकाबले में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट, अब देखो ये भी समझ लो, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, जहां पर आपकी प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से सेट होती है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, जहां पर प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से सेट होती है। इस प्राइस मैकेनिज्म के अंदर जो है वो गवर्नमेंट मसले करती है प्राइस कंट्रोल के थ्रू। ना वाटर प्राइस कंट्रोल्स, सबसे पहला प्राइस कंट्रोल होता है मैक्सिमम प्राइस, एंड दूसरा प्राइस कंट्रोल होता है मिनिमम प्राइस। जहां पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइस मैकेनिज्म को खत्म करती है। प्राइस मैकेनिज्म को खत्म करने का तरीका क्या है, प्राइस कंट्रोल। सही है, तो अगर प्राइस कंट्रोल को रिमूव कर दोगे, अब नॉर्मली यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम प्राइस लगा हुआ होना चाहिए। मैक्सिमम प्राइस का मकसद क्या होता है, प्राइस को कम करना। अब साला इसको रिमूव कर दोगे तो प्राइसेस तो बढ़ जाएंगी ना यार। सही है, तो सारे ऑप्शन नहीं है, 16 का आंसर मेरा बी होगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 17, in 2015 70,000 extra people lost their jobs, तो अनएम्प्लॉयड, बट टोटल एम्प्लॉयमेंट रोज बाय 75,000, तो साला एम्प्लॉयड भी हुए लोग। अच्छा अब देखो ये सिंपल सी बात, 70,000 लोग अनएम्प्लॉयड हुए। सही है, 70,000 लोग अनएम्प्लॉयड हुए, पर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट मेरी कितने से बढ़ी, 75,000। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मेरी लेबर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। सही है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट 70,000 की हुई और एम्प्लॉयमेंट कितने की हुई, 75,000। तो नेट कितना हो गया, नेट प्लस 5,000 हो गया, नेट कितना हो गया, प्लस 5,000। 75,000 की एम्प्लॉयमेंट हुई है और 70,000 से लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। तो नेट लेबर फोर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो नेट लेबर फोर्स मेरी कितने से बढ़ी है, 5,000 से बढ़ी है ना अगर देखा जाए, क्योंकि 70,000 पहले अनएम्प्लॉयड हुए, फिर 75,000 एम्प्लॉयड है। बेसिकली मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी इकोनॉमी में लेबर फोर्स बढ़ी है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ मेरी इकोनॉमी में लेबर फोर्स बढ़ी है। अब लेबर फोर्स कैसे बढ़ी होगी, सबसे पहला ऑप्शन, सम पीपल मे हैव एमिग्रेटेड। भाई एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट।
आपके मुल्क से वर्कर बाहर जा रहा है, जब आपके मुल्क से वर्कर बाहर जाएगा तो इससे तो आपकी लेबर फोर्स कम होनी चाहिए। सम पीपल मे हैव गॉन बैक टू एजुकेशन, अगर लोग एजुकेशन में वापस जा रहे हैं तो इससे भी आपकी लेबर फोर्स कम होनी चाहिए। सम पीपल मे हैव री एंटर्ड द लेबर फोर्स, यस पॉसिबल चांसेस है लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के, जो है ये कोविड के टाइम पे बहुत हुआ है, लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के, एजुकेशन छोड़ के जॉब पे आ गए, तो सी इज द राइट आंसर। सम पीपल मे हैव रिटायर्ड अर्ली, अगर लोग जल्दी रिटायर हो गए हैं तो इससे मेरी लेबर फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो भाई ऑप्शन में मुझे किसी तरह अपनी लेबर फोर्स को जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है, और सिर्फ यही एक वाहिद ऑप्शन है जिसमें मेरी लेबर फोर्स जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, द टेबल शोज टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन विच कंट्री हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहा है टेबल में, इसने मुझे इनकम टैक्स दिया हुआ है, टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स दिया हुआ है, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सही है, क्योंकि कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट, और टैक्स ऑन डिविडेंड भी डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये आपकी इनकम पे ही लग रहा है। सही है। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सही है, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता हूं तो ये मेरा एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। सही है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसको तो मैं इग्नोर कर दूंगा। तो ये सारी परसेंटेजेस को ऐड करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 12 + 14 24 26 28%, 14 + 15 कितना हो जाएगा, 29, 29 + 2 31%, 17 + 13 30, ये मेरा आ गया 35%, और ये आ गया मेरा 28 29%। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किधर है, ऑप्शन नंबर सी में, डेट इज 35%। तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किधर है, 35%। कौन सा वाला है भाई? देखो पीछे जो इनकम एंड वेल्थ वाला सवाल था, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये मेरी इनकम नहीं है। यस, दिस इज एन इनकम। डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स इज एन इनकम, रेंट फ्रॉम अ हाउस इज एन इनकम, पर ये वेल्थ तो नहीं है ना, मसला सारा ये वेल्थ नहीं है, ये सारी चीजें वेल्थ नहीं है। इनकम तो ये सारी हैं, ये तीनों चीजें इनकम है, पर मसला सारा ये सारी चीजें वेल्थ नहीं है। तो तभी मैंने ऑप्शन जो है वो डी चूज करा, क्योंकि डी में वेल्थ आ रहा था, हाउस। सही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज इनकम है, ये सारी चीजें भी इनकम है। सही है, नॉर्मली वेजेस का आता है, इतना कंफ्यूज करके वो देता नहीं है, तभी इसने ऑप्शन आसान करके दिया है आपको। मैं ये कह रहा था नॉर्मली वेजेस आता है। सही है। अ गवर्नमेंट गिव्स फार्मर द सब्सिडी ऑफ $5। अच्छा, $5 की जो है वो सब्सिडी दे दी। सही है, सिंपल सवाल है। तो सप्लाई जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो गिरेंगी और क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। ऑन द ओपन मार्केट वेयर एक्स इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, तो ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। प्राइस मेरी चल रही है 15। सही है, सिंपल। प्राइस मेरी कितनी चल रही है, 15। अच्छा भाई, सब्सिडी दी होगी तो सप्लाई कर्व मेरा राइट बढ़ गया होगा, तो ये मेरा नया सप्लाई कर्व है। जब मेरा नया सप्लाई करवाया होगा तो ये मेरी हो जाएगी प्राइस, और ये मेरी हो जाएगी क्वांटिटी। तो प्राइस कितनी हो जाएगी अगर मैं इसको सही तरीके से देखूं तो 15, 14 और ये 13। सही है, तो ये हो जाएगा 13, और क्वांटिटी आपकी कितनी है, 20। तो क्वांटिटी इज 20, प्राइस इज 13। तो सवाल में मुझसे यही पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आंसर क्या होगा, आंसर मेरा होगा बी। सही है, प्राइस क्वांटिटी, तो बी इज द परफेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल। 20, what is involved in the construction of a retail price index, what is the retail price index। जहाँ तक retail price index की बात है तो ये मुझे हेल्प करता है मेजर करने में इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेस ईयर, जो कि हम हमेशा =100 रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ईयर्स होता है, नो वॉर सिचुएशन वगैरह वगैरह। इनकम्स की कोई जरूरत नहीं है, पीईडी की कोई जरूरत नहीं है, क्वांटिटी सप्लाइड की कोई जरूरत नहीं है। बेस ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिलहाल इन ऑप्शंस में। 21, वाई इज नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी परसेंटेज इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन परसेंटेज। तो ये नॉमिनल जीडीपी में जो है वो प्राइस एडजस्टेड नहीं होती, प्राइस एडजस्टेड नहीं होती, तो ये याद रखना। रियल जीडीपी में प्राइस एडजस्टेड होती है। जब भी वर्ड रियल का आ जाए ना, इसका मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। So why is nominal gross domestic product not a good measure to compare the standard of living in a country between 2 years? तो nominal GDP की सबसे बड़ी बुराई क्या है, it does not account for inflation. Yes, nominal GDP में प्राइस एडजस्ट नहीं होती, इसका मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता।
इट डज नॉट अलाउ फॉर सेविंग्स, ये सारे फालतू ऑप्शंस हैं। ए जो है वो परफेक्ट ऑप्शन है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में जो है वो इन्फ्लेशन नहीं देखते। इन 2010 देयर वाज एन इंक्रीज इन नेट एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब एक्सपोर्ट, वर्कर आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सही है, वर्कर इज लीविंग। दूसरी चीज, ये आपकी इम्पैक्ट करता है लेबर फोर्स को, ये आपकी लेबर फोर्स को इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट आता है, सही है, तो ये इम्पैक्ट आता है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैव कॉज्ड दिस इंक्रीज, क्यों हमारा मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं? अ डिक्रीज इन जॉब सिक्योरिटी अब्रॉड। अगर अब्रॉड जॉब सिक्योरिटी कम है तो भाई लोग हमारे मुल्क से जॉब छोड़ के क्यों जाएंगे? अ डिक्रीज इन वेज रेट्स अब्रॉड, अगर बाहर मुल्कों में साला पैसा ही नहीं मिल रहा तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? एन इंक्रीज इन आयरलैंड रियल जीडीपी, अगर आयरलैंड की रियल जीडीपी, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, अगर उस मुल्क की जीडीपी बढ़ रही है तो हम ये मुल्क छोड़ के क्यों जाएंगे? मुल्क ग्रो कर रहा है। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन आयरलैंड, यस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है आयरलैंड में, इसका मतलब है देयर आर लैक ऑफ जॉब्स, तो इसका मतलब है लोग जो है वो बाहर मुल्कों में जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क में नौकरी नहीं मिल रही तो फिर बाहर जाके नौकरी ढूंढेंगे। तो 22 का आंसर हो गया डी। सम गुड्स टेक अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ अ टिपिकल हाउसहोल्ड टोटल स्पेंडिंग देन अदर्स, कॉमन सी बात है। कभी कभार ये होता है कि भाई ये ग्रेटर परसेंटेज का मतलब होता है प्रपोर्शन, कि भाई कुछ गुड्स जो होते हैं वो एक हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग है उसका एक बड़ा प्रोपोर्शन लेते हैं, महंगे होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ इज दिस अकाउंटेड फॉर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स? जब भी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम की बात होती है तो रिटेल प्राइस इंडेक्स में उसको कैसे देखेंगे? बाय कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, उस गुड को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो। बाय डिडक्टिंग द गुड एंड सर्विसेज, गलत। बाय गिविंग वेट टू द गुड्स, बाय टेकिंग एन एवरेज प्राइस, गलत। बाय यूजिंग द प्राइस इलास्टिसिटी, गलत। जब भी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम की बात होगी आप वेट दे दोगे गुड को कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 24 which outcome is least likely to be found with greater economic development? Again, development आपको पता है, development is in terms of standard of living, development is in terms of quality of life, development is in terms of sustainability, development is in terms of education, in health. सिर्फ economic growth is not development, सही है, तो ये मैं बता चुका हूँ। A greater percentage of the population are highly educated, ये तो होगा, इसने बोला लीस्ट लाइकली। अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर होम ओनर्स, यस, अपने घर होंगे लोगों के। अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर ओल्ड, यस, क्योंकि उन मुल्कों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है ड्यू टू बेटर हेल्थ कंडीशंस, तो पॉपुलेशन तो बुढ़ी होगी। जापान में एवरेज एज बुढ़ों की 100 साल है, क्यों? क्योंकि हेल्थ अच्छी है वहाँ पे। A greater percentage of the population are very poor, yes, this is most likely। अगर एक मुल्क डेवलप्ड नहीं है, डेवलपमेंट स्टेज में नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो दिस इज द लीस्ट लाइकली कि एक इकोनॉमिक डेवलप्ड मुल्क में लोग पुअर हो, ये तो अंडर डेवलप्ड मुल्क में होता है, सही है। 25 अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस स्टेट बेनिफिट्स फॉर द अनएम्प्लॉयड, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो अनएम्प्लॉयड लोगों को दिया जाता है। एंड इंक्रीज द टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स। टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या है? हायर इनकम्स पे ज्यादा टैक्स। टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या है? ए हायर इनकम पे टैक्स परसेंटेज को बढ़ा दो। तो ये कौन सी टैक्सेशन होती है? इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। what effect will these changes have on the poverty and the tax system? तो टैक्स सिस्टम तो प्रोग्रेसिव हो जाएगा, तो पॉवर्टी क्या होगी? अगर आप अनएम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दोगे तो पॉवर्टी क्या होगी? इट विल रिड्यूस, ऑब्वियस सी बात है भाई, लोगों की गरीबी कम होगी। तो सी जो है हमारा परफेक्ट आंसर है। क्यों? पॉवर्टी आपकी इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो है आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हो ना यार, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले के मुकाबले में बढ़ेगा, इनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो सी मेरा परफेक्ट आंसर है। इनकम टैक्स से तो डायरेक्ट भी होगा, यस, परफेक्ट। 26 द चार्ट शोज वर्ल्ड टोटल कार्बन एमिशंस इन 1995 एंड द प्रेडिक्टेड एमिशंस बाय 2035, सही है। तो 1995 और 2035 का तो एक पाई चार्ट दिया हुआ है मुझे, बेसिकली दिस इज द पाई चार्ट, मैथ में देखा होगा आपने। If the chart provides proofs to be correct, what will have happened by 2035? सही है। अच्छा, सबसे पहली चीज डेटा परसेंटेज में, सही है, तो ये याद रखना, डेटा परसेंटेज में अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट विल हैव रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सेम अमाउंट, नहीं बता सकते, परसेंटेज में डेटा है। Between 1995 and 2035, the Middle East will have increased its industrialization by as much as Latin America. Again, परसेंटेज में डेटा दिया हुआ है, नंबर की बात मैं नहीं कर सकता। By 2035, the combined percentage, अब ये ऑप्शन मुझे सही से पढ़ना पड़ेगा,
The combined percentage of carbon emissions caused by Africa and Latin America will have doubled. इसका मतलब 1995 में लैटिन अमेरिका का और अफ्रीका का कार्बन एमिशन मिला के कितना है? 4% प्लस 3% कितना होगा? 7%. अब यही चीज मुझे चेक करनी है 2035 में. अफ्रीका का 8% है और लैटिन अमेरिका का कितना है? 14. तो ये कितना हो जाएगा? 14% टोटल. तो पहले 7% था, 14% हो गया. तो देखो क्या लिखा हुआ था, by 2035 the combined percentage of carbon emissions caused by Africa and Latin America will have doubled. Yes, पहले दोनों का मिला के 7% था, अब दोनों का मिला के 14% है, तो डबल हो गया है. तो सी आंसर है. डी की जरूरत ही नहीं है. डी में क्या करना पड़ेगा वैसे? तो the US will have decreased its carbon emissions by a smaller percentage. अब इसमें परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा भाई, निकाल के देख लेना, वैसे आंसर तो नहीं होगा. इसमें न्यू माइनस ओल्ड वाली क्वारी करनी पड़ेगी आपको. भैया तो सी आंसर है इसका, फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है. What encourages international specialization by foreign exchange rate shortage? ये तो करेंसी की बात कर रहा है. डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है. फ्री ट्रेड, यस. स्पेशलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्री ट्रेड, क्योंकि आप जो है जिस चीज़ में एफिशिएंट होते हो उसको एक्सपोर्ट करते हो और बाकी इंपोर्ट कर लेते हो. कोटा इज प्रोटेक्शनिज्म. कोटा इज प्रोटेक्शनिज्म. तो ये तो फ्री ट्रेड के खिलाफ होता है भाई. सी आंसर है. A Japanese car manufacturer decided to produce cars in a factory in Europe. Japanese car manufacturer यूरोप में गाड़ियां बना रहा है. What would not be a reason why they might have chosen this? Cheaper wage cost in Europe, तो ये एक रीजन होगा जाने का. The availability of raw materials, ये भी एक रीजन होगा जाने का. To gain external economies from skilled labor in Europe, yes, ये भी एक रीजन होगा यूरोप जाने का. To increase Japanese self-sufficiency, this is not a reason. अगर आपको अपनी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ानी है ना, तो अपने मुल्क में बनाओ, किसी और मुल्क में जाके नहीं बनाओ. ठीक है, सिंपल सी बात है. सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना. A government removed the quota on goods imported into the country. अच्छा, कोटा हटा दिया. कोटा हटाने का मतलब है कि पहले के मुकाबले में इंपोर्ट की प्राइसेस अब गिर जाएंगी, क्योंकि पहले अपन ने ना फिजिकल लिमिट लगा के शॉर्टेज बनाई हुई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हुई थी. अब जो है वो इंपोर्ट की प्राइसेस गिरेंगी, इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. What is the most likely result of this? A decrease in demand for domestic production. Yes, क्योंकि अगर पहले के मुकाबले में आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग स्विच करके इंपोर्ट्स करेंगे, तो डोमेस्टिक से तो खरीदेगा ही नहीं लोग. A decrease in domestic unemployment. No, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाएगी. तो A decrease in exports. No link, इसका कोई लिंक नहीं है यहाँ पे. A decrease in the balance of trade deficit. बिल्कुल गलत. डेफिसिट पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है. तो ए आंसर होगा. सही है. द टेबल शोज components of Japan's current account balance in trillion yen for 2011 and 2012. Which balance improved between 2011 and 12? सही है. तो बैलेंस ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं तो 2011 से 12 देखना है. डेफिसिट बढ़ा है, डेफिसिट बढ़ा है. इसका भी डेफिसिट जो है वो बढ़ा है. नेगेटिव और ज्यादा है ना. पहले इतना नेगेटिव था, अब इतना नेगेटिव है तो बढ़ गया है. पहले ये इतना नेगेटिव था, ये इतना नेगेटिव है तो बढ़ गया है. डेफिसिट बढ़ गया है. इसका जो है वो नेगेटिव पहले के मुकाबले में कम हुआ है, तो इसका मतलब है इसका जो है वो डेफिसिट पहले के मुकाबले में कम हुआ है, और इसका सरप्लस कम हो गया है. इसका सरप्लस कम हो गया है. तो इम्प्रूवमेंट किस में आई है? इम्प्रूवमेंट इसमें आई है, क्योंकि इसका डेफिसिट कम हो रहा है. डेफिसिट कम होने का मतलब है ये बेहतर कर रहा है अपनी चीज को. तो इम्प्रूव कौन सा हुआ है? ये क्या है? बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स. तो ए इसका आंसर होगा. बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर्स आपका इंप्रूव हुआ है, तो आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए. ठीक है.